नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांत। ये क्लास नंबर 23 है। सेकंड यूनिट आज ख़त्म हो जाएगी आपकी और कल से हम तीसरे यूनिट के बारे में चलेंगे। तो आज हमारी लास्ट क्लास है अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत और यहाँ से प्रश्न बनता है एक एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक से। तो आप सभी विद्यार्थी इसको ज्वाइन जरूर करेंगे। ये हमारा कोर्स है रीट की टेस्ट सीरीज़ का प्री को लेकर के, और मेंस के लिए भी बाद में हम लाएंगे, चिंता मत कीजिएगा। पूरे व्याख्या सहित आप लोग देख पा रहे होंगे टेलीग्राम पे मैंने आपको वीडियोस भी डाले हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के, बहुत सारे सैंपल भी मैंने आपके डाले हैं। तो पूरी व्याख्या सहित आपको मिलेगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। मैं ये जानता हूँ सवाल अगर कोई पूछ रहा है तो उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तभी पढ़ने में आनंद है। तो आप ऐसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए, धमाकेदार, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके लिए, और आपका एक बेस मजबूत भी होगा और साथ साथ आपका हर कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम क्लास को, और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ही दिया गया है, और खुराना क्लासेस ऐप पर अपनी ये टेस्ट सीरीज सभी चल रही है। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत की आज बात करेंगे हम। देखिए, चलिएगा अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में आते हैं हम। यहाँ पर पहला है मूल प्रवर्त्यात्मक सिद्धांत, यानी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था। पहला क्वेश्चन बन गया आपका कि मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत है, मूल प्रवृत्ति और संवेग के बारे में किसने बताया। विलियम मैकडूगल साहब ने। ध्यान रखना है आप लोग। सबसे पहले विलियम मैकडूगल ने व्यवहार की व्याख्या करते हुए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसीलिए विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक कहा जाता है। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगा कि अगर पूछा जाए मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे कहते हैं, तो विलियम मैकडूगल आंसर आएगा, जिसने 14 मूल प्रवृत्ति बताई और 14 ही उन मूल प्रवृत्तियों के क्या बताए, संवेग बताए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 2 प्रवृत्ति और बताई थी उन्होंने, किसने, सिगमंड फ्राइड साहब ने भी, आपको अगर ध्यान हो मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम में विकास के अंदर, सिगमंड फ्राइड ने भी 2 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बात की है अवस्थाओं के अंतर्गत, जिनका नाम है, पहली है हमारी जिजीविषा। कौन सी है, जिजीविषा, यानी जीने की इच्छा, और दूसरी मूल प्रवृत्ति बताई थी उन्होंने मुमूर्षा। कौन सी बताई थी, मुमूर्षा। तो ये 2 मूल प्रवृत्ति अगर पूछी जाए तो सिगमंड फ्राइड की है। अगर मूल प्रवृत्तियों का जनक पूछा जाए जिनकी 14 मूल प्रवृत्ति है, तो अपने आएंगे विलियम मैकडूगल। चलिए, उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में कहा कि मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग और होता है, और संवेग उत्पन्न होने पर हमारी जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहेंगे, मूल प्रवृत्ति कहेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होता है, एक संवेग से होता है। हर एक मूल प्रवृत्ति, जिनमें 14 मूल प्रवृत्ति है, 14 ही संवेग बताए हैं। अब उनके बारे में आप लोग एक बार सब के बारे में विस्तार से देखिएगा कि संवेग कौन सा है और उसका मूल प्रवृत्ति कौन सी होगी। अगर भय संवेग है तो इसका संबंध पलायन मूल प्रवृत्ति से होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। जैसे बच्चे को कोई सांप दिख जाता है, तो सांप दिखने से उसके मन में भय आएगा। मन में क्या आएगा, भय आएगा, और भय के कारण कौन सी प्रवृत्ति होगी इसके अंदर, पलायन की प्रवृत्ति, यानी सांप को देख करके भागेगा। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ध्यान रखना कि एक बालक सांप को देख करके डर जाता है, तो बस आइए यहाँ पर कौन सी मूल प्रवृत्ति का जिक्र किया है, तो पलायन मूल प्रवृत्ति होगी, और संवेग पूछा जाए तो भय होगा। प्रश्न ऐसे बनते एग्जाम में, डायरेक्टली प्रश्न कभी नहीं पूछता, बहुत कम पूछता है। अगर हमारा संवेग क्रोध है तो इसकी मूल प्रवृत्ति होगी युयुत्सा, यानी कि आक्रमण, यानी युद्ध करने की इच्छा। युद्ध करने की इच्छा को बोलते हैं युयुत्सा। ध्यान रखना। तो क्रोध जब आएगा तो क्या होगा, व्यक्ति के अंदर युद्ध करने की इच्छा होगी, आक्रमण करेगा, वो लड़ाई झगड़े करेगा। अगर व्यक्ति के अंदर भूख का संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब भूख जब उसको लगेगी तो भोजन की खोज करेगा, यानी भोजन अन्वेषण। ठीक है। अगर व्यक्ति के मन में घृणा का संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो जब व्यक्ति के मन में घृणा पैदा होती है तो क्या करता है साथियों, उसको हर वस्तु, हर व्यक्ति क्या लगता है, अप्रिय लगने लगता है, बुरा लगने लगता है, उससे विकर्षण होने लगता है, उस वस्तु से या फिर उस व्यक्ति से। विकर्षण का मतलब दूर भागना। तो जब घृणा होगी तो वो हर वस्तु से दूर रहेगा, विकर्षण होगा यानी अप्रियता होगी।
वात्सल्य अगर व्यक्ति के मन में संवेग है, वात्सल्य जो संवेग है ना, वात्सल्य का मतलब होता है पुत्र कामना से इसका संबंध है। पुत्र कामना मतलब पुत्र की इच्छा, पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम माँ दिखाती है वो क्या होता है, वात्सल्य होता है। तो वात्सल्य का संबंध किससे है, पुत्र कामना से, ध्यान रखना। कष्ट, कष्ट का मतलब क्या होता है, दुख। अगर व्यक्ति के मन में दुख कब होता है भाई, दुख होता है संवेदना होने पर। अगर हमारे मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई संवेदना है तो समझ लीजिए हमारे अंदर क्या है, कष्ट का कोई ना कोई संवेग है, कष्ट हमें वो चीज़ दे रही है। अब देखिए आश्चर्य, आश्चर्य कब होगा भाई, जब कोई मन में जिज्ञासा होगी, ध्यान रखना। आश्चर्य संवेग का संबंध किससे है, जिज्ञासा प्रवृत्ति से। कामुकता का मतलब क्या हो, कामुकता अगर मन में संवेग है तो आपकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, उस काम को करने की। काम होता है, काम का मतलब काम, कार्य, वर्क, कामुकता का मतलब काम। आत्महीनता, अगर आत्महीनता है तो इसका मतलब विनीत भाव यानी दया का भाव। आत्महीनता का भाव अगर आपके मन में संवेग पैदा हो रहा है तो आपकी मूल प्रवृत्ति होगी विनीत भाव यानी दया का भाव। आत्माभिमान, आत्माभिमान यानी व्यक्ति के मन में अगर आत्माभिमान आ जाता है तो वो क्या करेगा, अपने अभिमान को प्रदर्शन करेगा, तो आत्म प्रदर्शन इसकी मूल प्रवृत्ति होगी। एकांकीपन, इसका मतलब अकेलापन। अगर व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है तो ये समझ लीजिए उसको एक सामूहिकता की आवश्यकता है, ठीक है। तो एकांकी का संबंध किससे, सामूहिकता से। आगे देखेंगे, अधिकार की भावना अगर मूल संवेग है तो अधिकार की भावना का प्रवृत्ति क्या होगी, फिर संग्रह होगी। अधिकार का मतलब किसी चीज़ पर अपना अधिकार जमाना, तो वो अधिकार जमाएगा तो आप लोग भी जानते हो उस चीज़ को संग्रह करने के लिए तो अधिकार जमा रहा है, तो संग्रह इसकी मूल प्रवृत्ति होगी। रचना अनुभूति, रचना अनुभूति की मूल प्रवृत्ति होती है रचना प्रवृत्ति या निर्माण कार्य, ठीक है, सृजनात्मकता हम कह सकते हैं इसको। आमोद हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, आमोद, इसका आमोद जो संवेग है इसका संबंध है हास्य मूल प्रवृत्ति से, ठीक है। अब देखिए विलियम मैकडूगल साहब ने ये अब तक जो हमारे 14 संवेग बताए इनमें से भय जो संवेग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। आगे देखिए, अब मूल प्रवृत्तियों की जो विशेषता है वो क्या क्या होती है। प्रश्न यहाँ से बनता है 101%। और प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, आपको 3 ऑप्शन मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के दे देंगे, एक प्रश्न ऐसा होगा जो उसकी विशेषता नहीं है, तो ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो मूल प्रवृत्तियाँ कैसी होती हैं, जन्मजात होती है, ध्यान रखना। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती है, अपने माइंड में बिठा लें। मूल प्रवृत्तियाँ सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार को संचालित करती हैं, बिल्कुल बात सही है। प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्तियों की मात्रा समान होती है, ध्यान रखना। मूल प्रवृत्ति की मात्रा समान होती है सबके अंदर। मूल प्रवृत्तियां आदतों से अलग होती है, आदतों से अलग है, ये आदत अलग चीज़ है और मूल प्रवृत्ति अलग चीज़ है। ये शोधनशील या परिवर्तनशील होती है, ध्यान रखना। मूल प्रवृत्तियों को हम बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 क्रियाएं होती है, बिल्कुल बात। कौन कौन सी होंगी, एक तो भावनात्मक, दूसरी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, 3 होती है हमारी, ध्यान रखना आप लोग। 3 क्रिया होती है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब देखेंगे आप लोग, अगला हमारा सिद्धांत बताया था मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। ये मैंने आपको विकास के सिद्धांतों में पढ़ाया था, सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत है ये मनोविश्लेषणवाद। इस सिद्धांत के अनुसार अचेतन मन में दमित इच्छाएं व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अचेतन मन, मन 3 प्रकार का बताया था सिगमंड फ्राइड ने, मैंने आपको बाल विकास में पढ़ाया है। चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। तो हमारी जो दमित इच्छाएं होती हैं वो सब किस में होती है, अचेतन मन के अंतर्गत होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो जो दमित इच्छाएं होती हैं किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करती है, ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट है, लगाइए उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण,
ठीक है। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये प्रश्न आ चुका है 2-3 बार। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन हार्वर्ड के किसके द्वारा किया गया था, डेविड सी मैकडीलैंड के द्वारा किया गया था। और ये मनोवैज्ञानिक थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे डेविड सी मैकडीलैंड। इन्होंने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस नाम को आप लोग याद रख लेना। और इस सिद्धांत में सहयोग किसने किया था, सिद्धांत में सहयोग किया था एडिक्सन बे होयंगा, और होयंग भी बोल सकते हैं इसको। तो ये 2 व्यक्तियों के नाम और याद रखना, एडिक्सन एंड होयंगा, होयंगा, ठीक है ना, ये नाम याद रखना। तो डेविड सी मैकडीलैंड आपको ऑप्शन मिलेगा उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण के प्रतिपादक। अब देखेंगे आप लोग उपलब्धि अभिप्रेरणा परीक्षण की ये जो सिद्धांत है इसकी परिभाषा भी दी है फर्नाल्ड के अनुसार। उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य श्रेष्ठता के विशेष स्तर को प्राप्त करने की इच्छा। उपलब्धि का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को हासिल करना, उपलब्धि पाना, ठीक है, अचीवमेंट ग्रहण करना। तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सीधा सीधा अर्थ है कि हम किसी श्रेष्ठ चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा है। चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार उपलब्धि की चाल व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है तथा व्यक्ति वहां तक पहुंचने की चाह रखता है जहां तक प्रयासों के द्वारा वो पहुंचा जा सकता है। चौथा सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाया था अधिगम में भी, आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत। तो ये मैस्लो के द्वारा दिया गया था। ठीक है भाई, मैस्लो के अनुसार मानव की 5 आवश्यकता होती हैं जो उन्हें क्रिया करने के लिए प्रेरित करती हैं। मैंने आपको मैस्लो का जब सिद्धांत पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 5 बताए थे आवश्यकता। ये डायग्राम मैंने आपको बताया होगा, दैहिक, आत्मसम्मान, स्नेह, ठीक है, आत्मानुभूति, ये 5 मैंने आपको आवश्यकता बताई थी। आप लोग देख के पढ़ लेना पिछली क्लासों को। यह सिद्धांत मुख्य रूप से अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अगला है सक्रियता का सिद्धांत, देखेंगे। इस सिद्धांत के अंतर्गत सॉलेसबरी, मेल्मो और लिंडस्ले के नाम महत्वपूर्ण है। सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था, ध्यान रखना, ये 3 मनोवैज्ञानिक आएंगे, सॉलेसबरी, मेल्मो और लिंडस्ले। यह सिद्धांत व्यवहार दक्षता पर बल देता है तथा दक्षता के लिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। तो यह हमारा सक्रियता का सिद्धांत। आगे बात करते हैं संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन मनोवैज्ञानिक, चैपलिन, कॉफर और एप्पल, ये 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। यह सिद्धांत असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अभिप्रेरित करने के उपाय कौन कौन से, विधियां कौन कौन सी, हम अभिप्रेरित कैसे कर सकते हैं। देखो, अभिप्रेरित हम किसी भी व्यक्ति को करेंगे तो या तो प्रशंसा करके या उसकी निंदा करके। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो प्रशंसा के भूखे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निंदा के भूखे होते हैं, तो उनको प्रेरित किया जा सकता है। आवश्यकताओं का ज्ञान करवा करके, भाई तुझे रेट की आवश्यकता है, तू तैयारी कर, तुझे एक नौकरी की ज़रूरत है, तेरा परिवार बहुत गरीब है, तो हम उसको प्रेरित करते हैं उसकी आवश्यकताओं का ज्ञान करा के। आकांक्षा का स्तर जानकर, आकांक्षा का स्तर यानी किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा, चाहने की इच्छा का भी ज्ञान दे सकते हैं हम, तब वो प्रेरित हो सकता है। सफलता का आभास करा करके कि यार उस व्यक्ति ने बहुत गरीबी में सफलता हासिल की थी, तो तेरे पास सब कुछ है, तू क्यों नहीं सफल हो सकता। एक विकलांग व्यक्ति ने IAS क्लियर किया तो आप क्यों नहीं कर सकते, आपके पास सब कुछ है। तो इस तरीके से सफलता का आभास करा सकते हैं। असफलता का भय भी दिखा करके कर सकते हैं कि अरे यार तुम इस काम को अगर नहीं करोगे ना तो तेरा परिवार है ना भूखा मर जाएगा। ठीक है, आप ही एक परिवार में ऐसे वारिस हो जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार संभल सकता है, तुम ऐसे वारिस बनो कि तुम्हारे अपने परिवार में एक नौकरी लग के दिखाओ। तो असफलता का भय दिखा करके हम मोटिवेट कर सकते हैं। प्रतियोगिताओं के आयोजन करवा कर भी हम व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं, पुरस्कार दे करके। प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके भी हम मोटिवेट कर सकते हैं।
उचित उदाहरण प्रस्तुत करके, गांधी जी का उदाहरण, ये बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण भी हम प्रस्तुत करके, यार तुम उन जैसे क्यों नहीं बनते, उन लोगों ने भी तो परिस्थितियों में संघर्ष किया था, तो उदाहरण प्रस्तुत करके भी हम मोटिवेट कर सकते हैं। उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करके भी हम मोटिवेशन दे सकते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्रियों के प्रयोग के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए अगर बच्चे को कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके लिए एक ऐसी सामग्री जुटाइए कि उनको पढ़ने में सरलता हो जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन करवा करके भी हम मोटिवेशन दे सकते हैं। विद्यालय एवं कक्षा के उचित वातावरण, विद्यालय और कक्षा के अंदर उचित वातावरण बनाकर भी हम व्यक्ति को मोटिवेशन दे सकते हैं। अब बात करेंगे अधिगम में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है 100% कि एक अधिगम और अभिप्रेरणा एक दूसरे के किस तरीके से परस्पर पूरक है। तो देखेंगे, व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक होती है अभिप्रेरणा, ध्यान रखना। रुचि जागृत करने में भी सहायक होती है अभिप्रेरणा। अधिगम तत्परता जागृत करने के लिए भी सहायक होती है अभिप्रेरणा। ध्यान केंद्रित करने में भी सहायक होती है अभिप्रेरणा। अनुशासन स्थापित करने में भी क्या होती है सहायक, अभिप्रेरणा। मानसिक क्रियाओं के विकास में भी सहायक है अभिप्रेरणा, और लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक है अभिप्रेरणा। तो इन सब कामों को करती है कौन, अभिप्रेरणा, ध्यान रखना। और चित्र के निर्माण में भी सहायक है हमारी अभिप्रेरणा, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अधिगम अंतरण के सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न बनने का कई बार बना है। समान तत्वों का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, तो नोट कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक साहब ने दिया था, ठीक है। जैसे भूगोल और इतिहास का संबंध हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समान तत्वों का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, C.H. जड़ ने दिया। किसने दिया, C.H. जड़ ने दिया, ध्यान रखेंगे। अगला है दो तत्व सिद्धांत किसने दिया, यानी सामान्य और विशिष्ट वृद्धि का सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया, ये आपको पढ़ाएंगे आगे। आदर्शों का सिद्धांत किसने दिया, बागले ने दिया था, ध्यान रखेंगे आप लोग, इन सिद्धांतों को याद रखना, बागले ने, आदर्शों का सिद्धांत। अगला है पूर्णाकारवाद सिद्धांत, तो बताइए किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने, ठीक है। पूर्णाकार सिद्धांत गेस्टाल्ट बहुत थे ना, कॉलर, कॉफका, ये सब गेस्टाल्टवादी थे। चलिए, तो ये अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है। कल की हम तीसरी यूनिट की क्लास में पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन, बुद्धि और संवेगात्मक बुद्धि। इतने सारे चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं कल की क्लास के बाद। यूनिट नंबर 3 में ये चैप्टर है हमारे, एक तो मानसिक स्वास्थ्य है, समायोजन है, बुद्धि है और संवेगात्मक बुद्धि, 4 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं तीसरे नंबर की यूनिट में। तो सबके सब तैयार रहिए, अपनी क्लास लगातार कंटिन्यूस रहती है ये। और मैं देखिए टेस्ट सीरीज़ पर फिलहाल में थोड़ा सा काम ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिएगा। वो जैसे ही खत्म होगी आपके लिए ऑल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाएगी। थैंक यू सो मच।